आपको मालूम है जय श्री राम नहीं बोल सकता, मतलब आप एक मोमेंट ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, अब शायद भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए और ये मेरे साथ कुछ गलत कर देगी। मेरा मन करेगा तो बोल दूंगा, लेकिन जबरदस्ती आप लोग मत करो कि मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँ या फिर अपने उसूलों पर अड़ा रहूँ। देन मैंने सोचा कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये लोग मुझे मार देंगे, पीट देंगे, मेरी हड्डियाँ तोड़ देंगे। तो ये जो भी चोटें आएंगी ये सब तो मेरे शरीर पे आएंगी ना, तो शरीर पे जो चोट आएगा वो आज नहीं तो कल 6 महीने साल भर में रिकवर तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आज मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आज मैंने यहाँ पे समझौता कर लिया और यहाँ पे मैंने हार मान ली, तो जो चोट मेरे ज़मीर पे आएगा, जो मेरे उसूलों पे जो चोट आएगी, वो चोट शायद कभी ज़िंदगी में ना भरे। और हर रात जब भी मैं बेड पे जाऊँगा तो शायद ये चीज़ें मुझे डराएं कि मैं कुछ नफ़रती लोगों के आगे झुक गया था। इसलिए मैंने समझौता करना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा कि शरीर पे मैं चोट खा लूँगा लेकिन मैं अपनी आत्मा पे चोट आने नहीं लूँगा। इसीलिए मैंने बोला कि मेरा मन करेगा तो मैं बोल दूँगा। हमारे साथ हैं नेशनल दस्तक के रिपोर्टर अनमोल जी। अनमोल प्रीतम जी के साथ 8 तारीख को आपको याद होगा एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी थी, बिना उनके दिल्ली पुलिस के इजाज़त के प्रोटेस्ट हुआ और उस समय ये वहाँ थे, वहाँ कवर कर रहे थे, पत्रकारिता अपना काम कर रहे थे। तो उस समय मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है जिसके मुद्दे हैं कि कॉमन सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और आईपीसी की 200 धाराएं बदलने की बात कर रहे थे लोग, जिसके पीछे उनका लॉजिक था कि ये सारी चीज़ें सनातन संस्कृति के अनुकूल नहीं है, इसलिए इनको बदला जाना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर रहे थे और मुझसे 10 मिनट पहले मेरे कैमरामैन वहाँ पे पहुँचे थे। मैंने उनको बोला था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, तो आप थोड़ा पहले पहुँच के विजुअल्स कलेक्ट कर लीजिए। तो जो विजुअल्स उन्होंने कलेक्ट किया था, उस विजुअल को जब मैं रिव्यू कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि उसमें एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कि जब ये लोग काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। देन मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इन लोगों से बात करूं कि ये कौन लोग हैं और देश की ऐसी जगह है जंतर मंतर जो कि देश का सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक जगह है, जहाँ पे देश भर से तमाम जगहों से लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पे इस तरह के नारे लग रहे हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो देन मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। फिर बातचीत होते होते फिर अचानक से मैंने एक गरीबी पे उनसे सवाल पूछा कि देश में जब इस तरह की गरीबी है कि प्रधानमंत्री को आगे आकर लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, ऐसे वक्त में आप गरीबी मिटाने की बात ना करके, लोगों को रोज़गार देने की बात ना करके आप ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो खाए पिए लोगों का मुद्दा है, खाया गाय पेट का मुद्दा है। एक बार पूरे देश में सबको रोटी मिल जाए, सबको रोज़गार मिल जाए, फिर इस पे बात कर लेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गलत है या नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे क्या होना चाहिए। लेकिन अभी आपका मोटिव जो वो रोटी और रोज़गार होना चाहिए। ये बात और ये सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ था, उसके बीच से ही अचानक से एक अंकल आए और उन्होंने पूरा एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम जिहादी हो, तुम जिहादी हो, तुम पहले जय श्री राम बोलो। और उससे पहले भी एक लड़का बोल रहा था कि तुम जिहादी चैनल हो और तुम लोगों को जय श्री राम से नफ़रत है, तुम लोगों को वंदे मातरम से नफ़रत है, तुमको भारत माता की जय से नफ़रत है। नहीं तो मेरा एक सवाल है कि जब वो इस तरह की बातें आपसे कर रहे थे तो क्या आपके गले में आई कार्ड था? क्या वो आपका नाम जानते थे कि आपका नाम अनमोल प्रीतम है और फिर आपसे इस तरह की बातें की गई? देखिए क्या है कि जब पूरा उसमें 2 पार्ट हैं, इस पूरे इंसिडेंट में 2 पार्ट में इसको करके देखना होगा। पहला पार्ट वो है जब 7-8 लोग थे जिनमें से एक लड़के ने मुझे पॉइंट आउट किया था और मैं किसी और की बाइट ले रहा था। वो लड़का अचानक से आया और उसने पॉइंट आउट किया कि ये जिहादी चैनल है, ठीक है, ये जिहादी चैनल है और ये लोग हमसे नफ़रत करते हैं, ये लोग एंटी हिंदू हैं। देन मैंने उससे क्वेश्चन किया कि मैं किसानों की खबर दिखाता हूँ, मैं बेरोज़गारों की खबर दिखाता हूँ, मैं छात्रों की खबर दिखाता हूँ, मैं रेप विक्टिम्स की खबर दिखाता हूँ, क्या सारे लोग हिंदू नहीं हैं? क्या किसान हिंदू नहीं है? क्या किसानों की खबर दिखाना एंटी हिंदू है? तो कह रहे कि वो किसान ही नहीं है असली। मैंने कहा वो बात छोड़िए, वो लोग तो आप डिस्कस कर लीजिए कि कौन किसान है कौन नहीं है, लेकिन पहले आप ये बताइए क्या वो हिंदू नहीं है? तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद जो मैंने ये बेरोज़गारी वाला सवाल पूछा था, भूख वाला सवाल पूछा था, उस पर ये सारे लोग भड़क गए और उसके बाद से पूरी
जो 150 लोगों की भीड़ थी वो सब कुछ चिल्लाने लगे कि तुम पहले जय श्री राम बोलो फिर कोई बात करेंगे, और पूरा 4-5 मिनट तक वो पूरा चला। और लास्ट में एक मोमेंट ऐसा आया, पहले तो मैं बहुत कैजुअल था और मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मैं इस भीड़ को मैनेज कर लूँगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आंदोलनों को कवर कर रहा हूँ। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, अब शायद भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए और ये मेरे साथ कुछ गलत कर देगी। उसमें हमने देखा था कि पीछे तो कोई आपको धक्का दे रहा था और जी, दोबारा जी। टीप मार रहा था, तो मतलब वो ये वही मोमेंट था जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। एक आदमी आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और उसने मुझे घूर कर मेरी आंखों में देख कर और एक डरावने टोन में जब उसने कहा कि तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या, और ये बात उसने 2 बार रिपीट करी। फिर उसने कहा कि तुम जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते। देन वो एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे ये चूज करना था कि मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँ या फिर अपने उसूलों पर अड़ा रहूँ। देन मैंने सोचा कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये लोग मुझे मार देंगे, पीट देंगे, मेरी हड्डियाँ तोड़ देंगे। तो ये जो भी चोटें आएंगी ये सब तो मेरे शरीर पे आएंगी ना। तो शरीर पे जो चोट आएगा वो आज नहीं तो कल 6 महीने साल भर में रिकवर तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आज मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आज मैंने यहाँ पे समझौता कर लिया और यहाँ पे मैंने हार मान ली, तो जो चोट मेरे ज़मीर पे आएगा, जो मेरे उसूलों पे जो चोट आएगी, वो चोट शायद कभी ज़िंदगी में ना भरे। और हर रात जब भी मैं बेड पे जाऊँगा तो शायद ये चीज़ें मुझे डराएं कि मैं कुछ नफ़रती लोगों के आगे झुक गया था। इसलिए मैंने समझौता करना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा कि शरीर पे मैं चोट खा लूँगा लेकिन मैं अपनी आत्मा पे चोट आने नहीं लूँगा। इसीलिए मैंने बोला कि मेरा मन करेगा तो मैं बोल दूँगा, लेकिन अगर आप सारे लोग घेर कर मुझसे ज़बरदस्ती कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि सारी बातचीत मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मेरी अपनी इच्छा, मेरी अपनी मर्ज़ी को बचाने की थी। मेरी जो मर्ज़ी के सम्मान की बात थी उसकी थी कि मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझसे कोई बात क्यों बुलवाएगा। लेकिन ये एक सवाल था जी कि गोदी मीडिया तो हम देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से रिपोर्टिंग करता है और क्या दिखाता है क्या नहीं, और कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप जैसे कुछ बहादुर लोग हैं और भी स्वतंत्र पत्रकार हैं, और छोटे मोटे कुछ चैनल भी हैं जो सच्चाई को दिखाते हैं, सत्य को दिखाते हैं और संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें विश्वास रखते हैं। तो अब ये आप कितना ख़तरनाक मानते हैं इस तरह की चीज़ों को? क्या और छोटे मोटे जो लोग पत्रकार हैं, जो हिम्मत के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या उनको डराने की ये कोशिश है? अगर इस तरह का ट्रेंड देश में सेट होता है और बाकी लोगों पे इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक होगा। और ये सिर्फ पत्रकारिता के से जुड़े लोगों के लिए नहीं, पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड होगा, क्योंकि इस देश में अपनी बात रखने का हक सबको। इस देश का संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म, जाति, मजहब, लिंग, रंग, जन्मस्थान, हर चीज़ से अलग उसको प्रोटेक्शन देता है कि आपको इन सारे आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर कोई किसी कम्युनिटी को टारगेट करता है या किसी पत्रकार को इसलिए टारगेट किया जाता है कि उनको लगता है कि वो ऐसी खबरें चलाता है जो उनके खिलाफ़ है, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड होगा। और फिर ऐसे मुश्किल में आप पत्रकारिता हेलमेट पहन के और गार्ड लेके थोड़ी कर सकते हैं। पत्रकारिता कोई सीमा पे लड़ने वाली लड़ाई तो है नहीं, पत्रकारिता आम लोगों से बातचीत करना है। तो अगर आम लोगों के बीच एक पत्रकार महसूस नहीं करेगा तो फिर वो पत्रकारिता कैसे होगी? और अगर पत्रकारिता नहीं हो पाएगी तो डेमोक्रेसी में उस डेमोक्रेसी का मालिक कौन होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से समाज का हमारे तालिबानीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो स्वतंत्र पत्रकारिता तो पसंद नहीं करते और वो गला काट देते हैं पत्रकारों का, तो क्या एक कोशिश है हमारे समाज का और हमारे देश के अंदर ये इस तरह का तालिबानीकरण करने का? देखिए, वो 100-150 लोग थे जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन जब वीडियो वायरल हुई तो मैंने देखा कि लाखों लोग इस देश में मेरे समर्थन में लिख रहे थे। लाखों लोग मेरे उस ना बोलने की जो चॉइस थी उस चॉइस के सम्मान में लिख रहे थे। लाखों लोग उस सच बोलने की स्पिरिट को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये कहना कि समाज में और देश में एक तालिबानी संस्कृति डेवलप हो रही है, 150 के मुकाबले आप 1 लाख लोगों को देखें तो ये गलत होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन अभी भी इस देश में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो इस देश में शांति और सद्भाव चाहते हैं, जो इस देश में अमन चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको सुधारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुलिस चाहे तो उन लोगों को गिरफ्तार करे, उन पर एक्शन ले। चाहने की बात है, जैसे आपने देखा उसके अगेंस्ट में आज एक प्रोटेस्ट था यहाँ पे, जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट शायद था, तो उसकी भी दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी और लोगों को डिटेन करके ले गए, और दिल्ली पुलिस की इजाज़त के बगैर यहाँ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये सब सरकारी संरक्षण में हो रहा है? देखिए, ये इतना बड़ा बयान आप मुझसे लेंगे? नहीं, आप पत्रकार हैं, जब आप इतना दिलेरी के साथ अपनी बात रख रहे हैं तो आप बताइए इस पर आपकी क्या राय है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो अब सरकारी संरक्षण में हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
ये तो जांच का विषय है ना। अब मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता कि सरकार इसको संरक्षण दे रही है या नहीं। हाँ, लेकिन पुलिस के आप कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने, हमने देखा कि इसमें किस तरह से ढीला ढाला रवैया अपनाया और काफ़ी टाइम लगा, सोशल मीडिया पर लोगों को आवाज़ उठानी पड़ी, उसके बाद गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। लेकिन अब मैं सीधे बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के और बिना किसी खास जानकारी के आपके साथ जो हुआ इसके लिए आपने कोई लीगल एक्शन लिया, कोई एफआईआर लॉन्च की? हमारे चैनल की तरफ से जो भी ज़रूरी लीगल एक्शन है वो सारे लिए जा रहे हैं। मैंने इंडिविजुअली किसी से बात नहीं की इस बारे में, और ना ही किसी पुलिस ने और ना ही दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी ने मुझसे इस बारे में कांटेक्ट किया। जो मतलब पब्लिक ने तो देखा, कैमरे पे देखा, कैमरे के पीछे कोई ऐसा वाकया हुआ जो मतलब जब कैमरा बंद होने के बाद उन्होंने कुछ किया या आपका कैमरा, जब ये इंसिडेंट हुआ, जब मैं आपको बता रहा था कि वो मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, उसके 1-1.5 मिनट बाद ही मेरे कैमरे पे हाथ रख दिया गया था और कैमरा मुझे बंद करना पड़ा। और उसके जब मैं P2C वहाँ नहीं कर पाया, मुझे जो बाइंड अप करना था, मैं उस जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ से 50 मीटर दूर जाके मैं बाइंड अप कर रहा था। और जब मैं बाइंड अप कर रहा था तो मेरे कैमरामैन के पीछे 7-8 लोग आके खड़े हो गए थे। वो लोग इस बात को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे थे, नज़र बनाए हुए थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बात रख रहा हूँ। तो ये बात तो थी कि लोग इस मूड में थे कि कहीं से कोई गलती मिले और मुझ पे हमला किया जाए। उसके बाद भी मैं काफ़ी, घर जाते वक्त भी काफ़ी सावधान रहा। मैंने बहुत संभल के अपने आसपास चेक किया, बहुत टाइम दे के 10-10, 15-15 मिनट रुक के मैंने इस चीज़ को देखा कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी थी और इस तरह की घटना मेरे साथ पहली बार थी। और मैं इतने दिन से फील्ड में हूँ, इतने एग्रेसिव लोगों से मिला हूँ, कभी इस तरह से कुछ नहीं हुआ था, ये पहली बार था। अब आपको डर लग रहा? इतने लोगों का प्यार अगर किसी के साथ हो, लाखों लोगों का, अगर वो डरने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं कैसे डर सकता हूँ जब देश के लाखों लोग मेरे साथ हैं।